गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो आपका लेकर चलते हैं। अब गुड मॉर्निंग अब आप जब भी देखोगे हो सकता है कि वो गुड मॉर्निंग भी हो, गुड इवनिंग भी हो, सुबह में देखो, शाम में देखो, लेकिन जो भी हो। चलिए तो देखते हैं कि आपने अभी तक क्या देखा। यानी एक वीडियो लेक्चर आपका इस चैनल पर गया है और इसका आपका वो था आपका वीडियो लेक्चर जो है पोटेंशियल डिफरेंस का, विद्युत विभवांतर का। चूँकि मेरा एक ऐप है और वह ऐप आपका है नॉलेज पार्क, जिस पर हम थ्योरी पढ़ाते हैं। यानी उस पर थ्योरी आपका चलता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का थ्योरी चलता है। नॉलेज पार्क ऐप है और उसी पर ऐप पर आपका थ्योरी पढ़ाया जाता है। और ये आपका बेसिकली कल भी हम इसका चैनल का पर्पस बताए थे कि इस चैनल का मेन पर्पस है आपका न्यूमेरिकल। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स आपका देख रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट इससे लाभ ले रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर सब्सक्राइब हो गया तो इसमें लाइव क्लास आपका अटेंड करने लगेंगे हम। और लाइव क्लास जब आने लगेंगे तो लाइव क्लास में चूंकि इसमें आपका क्या है कि अपलोड करने में दिक्कत आती है, बहुत सारा वीडियो होता है, तो लाइव क्लास जब हम आने लगेंगे ना तो वहाँ पर एक घंटे का क्लास चलने लगेगा। इसलिए और लाइव क्लास के लिए 1000 सब्सक्रिप्शन होना अनिवार्य होता है। तो इसलिए आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड हैं उन सबको सब्सक्राइब करा दें। आपके घर में जितने मोबाइल हैं सब में सब्सक्राइब कर दें। क्या जाता है, सब्सक्राइब जब दाना है उसमें पैसा थोड़ी लगता है, कुछ नहीं लगता। लेकिन हाँ, आगे से आपको न्यूमेरिकल का लाइव मिलने लगेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने लगेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने लगेंगे। तो चलिए आज हम आपको टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है क्या, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल आपको पूछे थे तो हम कहे कि इसको न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे। और आज का न्यूमेरिकल देखिए, हम आज से टॉपिक, कल आपका ऐसे ही वैसे टॉपिक आपका चल गया था, लेकिन आज से अब एकदम से सिस्टमेटिक टॉपिक चलेगा। और सिस्टमेटिक टॉपिक ये चलेगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के कूलम्ब्स लॉ से शुरू करेंगे, कूलम्ब्स लॉ। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब आज से एकदम सीक्वेंस बना लीजिए, ठीक है। चलिए कूलम्ब्स लॉ क्या था, कूलम्ब्स लॉ किसे कहते हैं, आज उसी का न्यूमेरिकल हमें देखना है। तो कूलम्ब्स लॉ आपको बताया क्या गया था। तो चलिए हम थोड़ा सा 5 मिनट का हम इस पर लेक्चर देंगे और 5 मिनट के लेक्चर के बाद तब हम आपका कूलम्ब आगे का चर्चा करेंगे। तो हम 5 मिनट का थोड़ा सा लेक्चर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलिए जी बच्चों, अब ये बताओ कि आप बचपन से ये चीजें देखते आ रहे हो। बहुत छोटे थे, छोटा सा थे, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ते थे, अपने दोस्त को बोलते थे कि देख एक जादू दिखाते हैं। तो कहता कि कैसा जादू दिखा। तो आप क्या करते थे, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा काट कर रख लेते थे और छोटे छोटे टुकड़ों को काटने के बाद आप पेन को अपने सूखे बालों में ऐसे रगड़ते थे और रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे। तो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता था, आकर्षित होने लगता था। तो वो भी कहता था, छोटा सा बच्चा था, उसको पता नहीं था, तुम भी छोटे थे, तुम्हें भी पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसे तुम जादू समझ लेते। देखो जादू दिखा रहे, यही बोलते थे ना। अब देखो जादू दिखा रहे हैं। पेन को, पेंसिल को बालों में रगड़ते थे और कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे और कागज का टुकड़ा आकर्षित होता था। कहते कि ये देखो जादू है। ये जादू धीरे धीरे हमें बाद में समझ में आने लगा कि ये कोई जादू नहीं था, बल्कि फिजिक्स का एक थ्योरी था। और इस थ्योरी का खोज जानते हो कब हुआ था? इस थ्योरी का शुरुआत किया था आपका 600 ईसा पूर्व में। कहीं बुक में 470 ईसा पूर्व लिखा होता है, कहीं बुक में 600 लिखा होता है, क्योंकि आज से लगभग 2400-2600 साल पहले का डाटा। थोड़े कंप्यूटर था कि डाटा में डेट, ईस्वी, सन लिखकर आपको रखा गया था, नहीं था। तो इसलिए अनुमान के हिसाब से बस लगाया जाता है कि आज से लगभग 600 ईसा पूर्व में थेल्स आपका एक यूनान में एक साइंटिस्ट, एक दार्शनिक रहते थे, फिलोसोफर इंग्लिश में कह सकते थे, रहते थे, जिनका नाम था थेल्स। और थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली के खाल से रगड़ा तो वह छोटे और हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने लगा था। वो भी पहली बार देखे थे तो उनको भी आश्चर्य हुआ था, क्योंकि उनको भी प्रॉपर्टी नहीं मालूम था। और इस अट्रैक्शन प्रॉपर्टी का किसी भी बॉडी को जब रगड़ कर किसी दूसरे बॉडी के साथ, कभी देखते हो कि शर्ट को तेजी से निकालते हो तो शर्ट के साथ आपका शरीर का रोम भी खड़ा हो जाता है। इसका मतलब शर्ट के रगड़ के साथ आपके बॉडी के साथ जब शर्ट का रगड़ होता है तो जब फ्रिक्शन होता है तो आपके रोम और इसके बीच में आपका रोम आपका इसकी ओर अट्रैक्ट होता है। तो प्रश्न है कि ये क्यों होता है? तो इसी चीज का सन 1646 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस ब्राउन। और थॉमस ब्राउन ने इस चीज का नाम रखा था चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, इलेक्ट्रिक, जिसे हम बाद में हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो इसे विद्युत कहते हैं। पता है ये विद्युत शब्द कहां से आया? ये विद्युत वर्ड, इलेक्ट्रिक वर्ड, ये इलेक्ट्रिक नाम कहां से आया? इलेक्ट्रिक है क्या? तो इलेक्ट्रिक कुछ और नहीं है।
जो अंबर, चूंकि पहला बार अंबर को ही रगड़ा गया था, तो अंबर यूनानी भाषा में जैसे होता है ना, अरे जैसे कहते हो ना, अरे जैसे कहते हो कि हिंदी में कहते हो कहो, कोई चीज कहना तो अरे कहते हो कहो ना यार, कहो क्या बात है, कहो। इसी बात को आप जैसे पंजाबी में अगर जाते हो तो कहते हो दसो, यानी वर्ड एक ही है लेकिन अलग अलग भाषाओं में उसे अलग अलग चीजों से पुकारते हैं। उसी तरह यूनानी भाषा में जिसको हम अंबर कहते थे, उसी को आपका इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कहते हैं और उसका हिंदी रूपांतर विद्युत है। ये विद्युत वर्ड उसी सब से आया, ये बात दिमाग में रखेंगे, ये उसी सब से आया हुआ है, उसी सब से बना हुआ है, ये और कुछ है नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत के बारे में आपने समझा, विद्युत के बारे में आपने जान लिया ये क्या है। अब प्रश्न उठा कि ये सबने तो बता दिया कि किसी भी बॉडी को रगड़ते हैं एक दूसरे से, यानी कोई पार्टिकुलर बॉडी एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो वह एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक्चुअली दोनों बॉडी एक दूसरे को, और जब दो बॉडी सेम चार्ज का होता है तो रिपल करते हैं। तो ये बातें आप जान गए। अब प्रश्न उठा कि अट्रैक्ट या रिपल करते हैं, छोड़िए हम इसको अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अट्रैक्ट या रिपल करते हैं इस बात का। अब प्रश्न है कि कोई भी बॉडी को जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर बाद में कहे कि दो बॉडी को रगड़कर कभी कभी एक दूसरे के पास लाते हैं तो रिपल भी करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल कहे कि अगर मान लेते हैं कि आपका एक ग्लास का रड है और ग्लास के रड को अगर सिल्क से रगड़ोगे तो ग्लास के रड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ग्लास के रड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सिल्क से रगड़ोगे तो। लेकिन अगर दो ग्लास के रडों को अलग अलग सिल्क से रगड़कर दोनों को एक दूसरे, चलो एक ग्लास को रड को रगड़े तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस ग्लास के रड को रगड़े तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, अब दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे, अब दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपल कर देगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। और रिपल्सन फोर्स लगाएगा क्यों? क्योंकि दोनों पर सेम नेचर, दिस इज लाइक चार्ज, और सेम नेचर का चार्ज होने के कारण एक दूसरे को रिपल करेगा। ये भी ग्लास रड, ये भी ग्लास रड, अब दोनों एक दूसरे को रिपल कर देगा। देखिए प्लस प्लस है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन। सारे साइंटिस्ट आपका इस बात को बताया गया कि कभी अट्रैक्शन कभी रिपल्सिव लगता है, तो इसका मतलब कि ये चार्ज एक नहीं बल्कि दो टाइप का होता है। अगर चार्ज केवल एक ही टाइप का होता है तो या तो खाली अट्रैक्शन करता है या तो खाली रिपल्सिव करता है, लेकिन कभी अट्रैक्शन कभी रिपल्सिव इसलिए कर रहा है कि ये दो टाइप का है। और इसी बात का अनुमान लगाकर अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा कि नहीं, चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सबने अपने चार्ज के बारे में अलग अलग थ्योरी दिया। सन 1600 ईस्वी से 1646 ईस्वी से अपना थ्योरी चलते आ रहा था। सबने कहा कि पेन को अगर बाल में रगड़ेंगे तो पेन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों का अट्रैक्ट करता है, ये करता है, ये सबने बताया। लेकिन प्रश्न उठा कि ये अट्रैक्ट करता है तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करता है। मान लेते हैं पेन है, अब ये बताओ, अब मेन मुद्दा पर आते हैं। अब पेन को बाल में रगड़े, छोटे से बच्चे थे, कहते कि देख जादू दिखाते हैं, और पेन को बाल में रगड़ते हैं और कागज के टुकड़ों के पास ले जाते थे तो उसको अट्रैक्ट करता था, तो हम कहते थे कि देखा अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब मेन मुद्दा यह था कि ठीक है, पेन जो है कागज के टुकड़ों को, ये पेन था और ये पेन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर, छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तब प्रश्न उठा कि जब अट्रैक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, आधा न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रहा है। अब यह अट्रैक्शन फोर्स कितना अट्रैक्ट फोर्स लगा रहा है, इसी के कैलकुलेशन के लिए सन 1785 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए, फ्रांस के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कुलम, और कुलम ने एक लॉ बनाया था जिस लॉ के द्वारा आपका अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स का कैलकुलेशन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कुलम्स लॉ। अब ये कुलम्स लॉ के बारे में जब आप जान ही गए तो कुलम्स लॉ ने क्या कहा, इसको हमने अपने क्लास में बहुत सारा डिटेल्स लिखवाया गया, यहां पर हम आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए बस थ्योरी बताए। कुलम्स साहब ने कहा कि कोई दो स्टैटिक चार्ज पार्टिकल यानी स्थिर बिंदु आवेश, उन्होंने कुलम ने कभी भी गतिशील आवेश पर कभी चर्चा ही नहीं किया, वह स्थिर आवेश पर चर्चा किए। और कोई दो स्थिर बिंदु आवेश, आपका ये जो कुलम साहब ने अपना रूल बनाया था वह आपका सतत यानी कंटिन्यूअस चार्ज के लिए नहीं बनाया था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं बनाया था, वो पॉइंट चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चर्चा किए। और कोई दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी कोई दो स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स है, अगर प्लस प्लस रहेगा तो आपका रिपल्सिव फोर्स माइनस माइनस रहेगा। अगर ये दोनों माइनस रहता तब पर भी रिपल्सिव, और एक प्लस और एक माइनस रहता तो अट्रैक्शन।
आपका कहता है कि कुलम साहब ने कहा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है, स्टैटिक चार्ज पार्टिकल, तो द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू स्टैट, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और ये आपका F1 पर 2 के रिस्पेक्ट में फोर्स लग रहा है और ये 2 पर 1 के रिस्पेक्ट फोर्स लग रहा है। और उन्होंने कहा कि जो ये फोर्स है वह आपका 1 2 पर जितना लगाएगा ना, 2 भी 1 पर उतना ही लगाएगा। यानी अगर 1 जो है 2 को अगर 2 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है, एक एग्जाम्पल, तो ये 2 भी 1 को 2 न्यूटन से ही अट्रैक्ट करेगा। बस अंतर इतना है कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन जितना 1 द्वारा 2 पर फोर्स लगेगा, 2 द्वारा भी 1 पर उतना ही फोर्स लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं कि ये आपका अगर कहे, यहां ध्यान दे, 2 कूलम और ये मान लेते हैं +3 कूलम और ये है -2 कूलम, दोनों के बीच में माइनस और ये प्लस है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो गौर करना इस बात को सारे बच्चों, ये बात बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए कि 2 न्यूटन -2 कूलम द्वारा 3 कूलम पर अगर 8 न्यूटन का फोर्स लगता है तो 3 कूलम द्वारा 2 कूलम पर कितना न्यूटन का लगेगा। चाहे 2 कूलम द्वारा 3 कूलम पर 6 न्यूटन का इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, यानी 2 कूलम द्वारा 3 कूलम पर 2 न्यूटन का इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, 6 न्यूटन का लगता है, तो 3 द्वारा 2 पर कितना लगेगा, तो 6 ही लगेगा। क्योंकि दोनों फोर्स जितना फोर्स से -2 जो है +3 को अट्रैक्ट करेगा, उतना ही फोर्स से +3 भी -2 को अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ये कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मेडिकल एग्जामों में, खासतौर से मेडिकल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो इस चीज को अपने नोट कर लेना, कहीं भी नोट करना होगा कि ये दोनों फोर्स इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों फोर्स इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। जहां भी आपको लगे कि कुछ हमारे काम का चीज है, उसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। यानी अगर हम कहें कि अगर 2 चार्ज है, यानी अगर 2 चार्ज है, तो कूलम्स लॉ के अनुसार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा कि अगर आपका ये +1 है और ये -Q2 है, तो आपका 1 द्वारा 2 अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। अब ये अट्रैक्शन फोर्स F12 और F21 एंड आपका ये हो जाएगा F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और कूलम साहब ने कहा कि द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 स्टैटिक चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के चार्ज, यानी साइन नहीं लेना है। क्यों साइन? क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कोई पूछ देगा, मान लेते कोई पूछा कि हम साइन क्यों नहीं यूज करते हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यों यूज कर रहे हैं, हम इसका साइन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी भैया, और फोर्स जब वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड हमेशा मॉडुलस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैग्नीट्यूड को जब हम मॉडुलस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो मैथमेटिकली मॉडुलस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर चार्ज के वैल्यू को आप निगेटिव ले लोगे ना, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, अगर चार्ज का खाली चार्ज का प्रोडक्ट करोगे तो एगो प्लस एगो माइनस करोगे तो प्लस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस, और जब प्लस माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएगा तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड निगेटिव में आ जाएगा, और जब फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका निगेटिव में आ जाएगा तो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। यानी इसलिए आपका मैग्नीट्यूड, गौर करिएगा, कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ है। यानी कूलम्स लॉ कहता है, कूलम्स लॉ के अनुसार आपका क्या कहता है कि फोर्स जो है कभी भी चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। बहुत लोग ये बताते समय गलती करते हैं, तो ये चार्ज के प्रोडक्ट के, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को गलती करते हैं, तो ये आप गलती ना करेंगे। चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? इसका कारण आप समझ रहे हो ना क्यों? कोई पूछ दिया, देखिए फिजिक्स का मतलब क्या होता है, खाली फार्मूला याद करना नहीं होता है, हर चीज का क्यों और कैसे का जवाब होना चाहिए। इसलिए तो आपको कोई पूछ दिया कि क्यों मैग्नीट्यूड के, क्यों नहीं चार्ज के, तो आप कहोगे कि चूंकि हम जब भी कूलम्स लॉ के द्वारा हम फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और मैग्नीट्यूड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में केवल मॉडुलस होता है, मैग्नीट्यूड मॉडुलस होता है, और मॉडुलस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम साइन यूज नहीं करेंगे। गुड, बहुत बढ़िया बात।
साइन यूज नहीं करेंगे। अब चलिए बच्चों आ जाइए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि आपका द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज। आपका पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि आपका जो फोर्स है ना वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो एफ है ना वह एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे हम टीचर को देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ टीचर तक को भी अब देखा जाता है और स्टूडेंट भी देखा जाता है, तो ये गलती बार बार कर देते हैं। वह कहते हैं एफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अरे भैया, डायरेक्टली और इनवर्सली का दोनों का साइन सेम होता है। अगर आप एफ इज इनवर्स डायरेक्टली कहे तो मल्टीप्लाई, डायरेक्टली कहे तो मल्टीप्लाई और इनवर्सली कहे तो डिवाइड। तो आपने इनवर्सली जैसे ही वर्ड जोड़ा तो 1/, ऑटोमेटिक आ गया। अगर डायरेक्टली कहते तो 1/, नहीं आता, लेकिन इनवर्सली कहे तो 1/, ऑटोमेटिक आ ही गया। अब जब 1/, ऑटोमेटिक आ गया इनवर्सली, अब बहुत सारे हम गलती क्या मतलब बोलने का तरीका देखिए, एक होता है पढ़ना और एक होता है सही से उच्चारण करके बोलना, ये भी चीज सही होना चाहिए। अब आपने कहा कि एफ इज, बहुत लोग ये कहते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब कि डिवाइड। तो डिवाइड तो अगर इनवर्सली कहे तो ऑटोमेटिक 1/8 गया। अब बहुत लोग ये कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखे ये कहते हैं एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। नहीं, अगर एफ इज इनवर्सली कह दिए तो इनवर्सली का मतलब ऑटोमेटिक 1/, हो गया। आप फिर कहोगे 1/r², तो इसका मतलब कि एफ जो है r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कभी मत कहिए कि 1/। अगर आपको ज्यादा इच्छा है, दिल ख्वाहिश है, नहीं क्या सर हम एकदम इनवर्सली नहीं, हम इनवर्सली कहबे करेंगे लेकिन 1/r का नहीं। अगर 1/r आपको बोलना है तो आप कहे कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और नहीं, अगर आप 1/r नहीं अगर इनवर्सली बोल रहे हो तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ r² बोलिए, 1/r² नहीं तो आपका स्टेटमेंट मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखिएगा। ये चीजें आपका छोटी छोटी चीजें, हालांकि अभी फिजिक्स की चीजें नहीं मैथमेटिकल चीजें हैं, लेकिन चूंकि मैथ का ही कहा जाता है, फिजिक्स की भाषा मैथ है, मैथ कोई सब्जेक्ट था नहीं, फिजिक्स को ही तो पढ़ने के लिए मैथ बनाया गया और बाद में वो सब्जेक्ट बन गया। इसलिए मैथमेटिकली सही होना चाहिए जो वर्ड बोल रहे हो। तो चलिए, आपका कूलम्ब लॉ कहता है कि पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि जो फोर्स है वह चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फोर्स है वह डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब दोनों इक्वेशन को कूलम्ब साहब ने कंबाइंड किया तो एफ, मैग्नीट्यूड को हम बिना मॉडुलस से बिना वेक्टर के भी लिख सकते हैं, तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r², यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपका K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। आपका K का वैल्यू आपका होता है 1/4πε0εr Q1 इंटू Q2/r², यही ना होता है जी, Q1 इंटू Q2/r²। अब यहां से आपने देखा कि 1/4πε0εr Q1 इंटू Q2/r², यहां 1/4πε0 इतना का वैल्यू, यानी इतना का वैल्यू अगर बात करें तो इतना का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ आपका एसआई में, और सीजीएस में इसका वैल्यू 1 होता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एसआई में इसका वैल्यू इतना होता है और सीजीएस या ईएसयू यूनिट सिस्टम में इसका वैल्यू 1 होता है। और εr डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग मीडियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। मान लेते हैं कि 2 4 इलेक्ट्रॉन को हवा में रख दिए, तो हवा में रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर एयर है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्या है, एयर। तो सराउंडिंग मीडियम जब एयर हो जाता है या वैक्यूम होता है तो εr इज द रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट और इसका वैल्यू 1 होता है। वैक्यूम में 1 और एयर में 1.00005। ठीक है, तो इसको भी अप्रॉक्स 1 ही कहा जाता है, तो इसको 1 ही कह सकते हैं। तो 1 मान के अप्रॉक्स 1 मान लीजिए ना, एयर। अब आइए आगे। अब बाकी नॉन कंडक्टर में ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे अगर वाटर ले लोगे तो वाटर का लगभग 80 और 81 के बीच में होता है, 81 होता है या 80 भी कह सकते हो, 81 भी लगभग दोनों के बीच में होता है। वाटर के लिए किसके, फॉर वाटर
वाटर के लिए इतना होता है, पेपर के लिए अगर पेपर लेते हो कागज, अगर कागज में लपेट देते हो चार्ज को, तो चार्ज के चारों ओर का सराउंडिंग मीडियम पेपर है तो उसका आपका 3.5 होता है। तो इस तरह से अलग अलग है, उस सबका डाटा आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड रहता है, आपको इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता है। चलिए ये कूलम्ब लॉ हो गया। अब इसी कूलम्ब लॉ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है। क्लियर? इतना आपको थ्योरी आपको बताया गया। अब आज इसी से रिलेटेड आज का क्लास और कल का क्लास इसी से रिलेटेड आपका थ्योरी चलेगा, यानी 2 लेक्चर चलेगा। तो आज पहला वीडियो है, मतलब हमने आपको कहा ना कि हम आपका शुरुआत से शुरू करेंगे और कूलम्ब लॉ से ही शुरू करेंगे, और आपका कल तो इंट्रोडक्शन पहला लेक्चर था, कल ऐसे ही आपको बस इंट्रोडक्शन के रूप में दे दिया गया, लेकिन आज आपका अब सीरियसली क्लास चलेगा इस पर। और आपको बोले भी थे, तो जितना भी स्टूडेंट, जितना भी बच्चे, आपका बहुत सारे लोगों को हम ये थ्योरी कंप्लीट करा चुके हैं, जो मान लेते हैं अदर जगह के स्टूडेंट हैं जो आपको घर पर बैठ के अपने से पढ़ रहे हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए और ये न्यूमेरिकल होनी चाहिए। कुछ कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जामों में, खास तौर से बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है और इसको कराने के बाद तब हम एनसीईआरटी पर आएंगे और उसके बाद तब हम एससी वर्मा को सॉल्व करेंगे। तो उस कुछ कॉमन क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, कुछ कॉमन क्वेश्चन क्या, आज एक क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है, कहता है 2 सिमिलर स्पेयर्स व्हेन प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट ईच अदर विथ ए फोर्स 4 डाइन, ठीक है, 4 डाइन, 2 सिमिलर ईच अदर। एक वर्ड छूट रहा है इसमें ना, एक वर्ड आपका छूट रहा है यहां पर। आपका एक क्वेश्चन है, अपार्ट 2 सेंटीमीटर अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पर एक वर्ड है जो लिख लीजिएगा, अट्रैक्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि फोर्स कैसा है। करा 2 सिमिलर स्पेयर व्हेन प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स। अट्रैक्ट यहां पर होगा, अपार्ट के बीच में अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट ईच अदर with a force 4 डाइन। The sphere are connected by a wire. On removing the wire, the sphere now repel each other with a force of इतना डाइन। Calculate the initial charge on the sphere, neglecting the capacity of the wire। ठीक, हिंदी में अगर आपको कहें तो हिंदी में यह कहता है कि 2 समरूप गोलों, 2 समरूप गोलों को एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पृथक करने पर वे एक दूसरे को 4 डाइन बल द्वारा आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं। खड़ी, यदि दोनों को एक चालक तार द्वारा जोड़कर पुनः चालक तार को हटा लिया जाए तो वे एक दूसरे को 2.25 डाइन बल द्वारा प्रतिकर्षित करते हैं, तो दोनों गोलों पर
प्रारंभिक आवेश की मात्रा ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, एनसीईआरटी में भी लगभग इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया है। अगर ये बन जाएगा तो एनसीईआरटी वाला भी बन जाएगा, उसको भी बनवाएंगे हम आपको। लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दो समरूप, समरूप माने दोनों का गोला का आकार समान है, सेम आकार का गोला है। तो सेम आकार का गोला है, दो समरूप गोले एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर पृथक करने पर वे एक दूसरे को 4 डायन बल द्वारा आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब 4 डायन बल द्वारा आकर्षित करते हैं। ठीक, यदि दोनों को एक चालक तार द्वारा जोड़कर पुनः चालक तार को हटा लिया जाए तो वे एक दूसरे को इतना यानी 2.2 डायन बल द्वारा प्रतिकर्षित करते हैं। पहले आकर्षित करते थे, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो दोनों गोलों पर प्रारंभिक आवेश की मात्रा ज्ञात करें। ये आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप उतार लेंगे। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो झट से कॉपी पर कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। तो हम यहाँ पर जगह बनाने के लिए हम इसको मिटाएंगे। दोनों बच्चे ये आप हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन देख रहे हो ना, अब इसको उतार लेंगे। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब मिटा दे रहे हैं और क्वेश्चन को अब देखिए, समझने का प्रयास करिए। आपके सामने क्वेश्चन है, प्रश्न है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन उतार लेंगे। दोनों हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें जगह। तो इस क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अब क्वेश्चन आपके कॉपी में है, सामने कॉपी रखिए अपना, अपने नोट्स पर जो भी नोट्स आप बना रहे थे उसी पर आप बनाइएगा। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए जी, मान लेते हैं कि आपका 2 गोला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक ए और दूसरा बी। ठीक, कहता है कि इस पर जो आवेश है वो मान लेते हैं +QA है और इस पर आवेश है -QB है, और दोनों एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। गौर करना बात को, क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि 2 गोला है, एक ए और दूसरा बी, और दोनों गोलों पर बात करें तो अच्छा ये बताइए क्यों हम एक प्लस और एक माइनस लिए, ये आपको सोचना है। ये देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये लॉजिक आपको रखना है। कह रहा है कि पहले वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने अभी कहा ना कि अट्रैक्शन कब होता है, जब एक प्लस और एक माइनस हो। बिना प्लस और माइनस का अट्रैक्शन नहीं होता। तो पहले हमें क्वेश्चन में दिया रहा है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो आकर्षित करने का मतलब कि आपका आकर्षित करने का मतलब कि एक प्लस और एक माइनस होगा, बिना प्लस और माइनस के आकर्षण नहीं हो सकता। ये बात क्लियर दिमाग में बैठा लीजिएगा। मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और आकर्षित कर रहे हैं तो वो बल मान लेते हैं F1। और आपके प्रश्न में दिया है F1 का वैल्यू, चूंकि F1 जितना ये लगाएगा उतना ही ये लगेगा। तो आपका पहले चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने से पहले यानी चालक तार द्वारा जोड़ने से पहले क्या क्या आपका दिया है, आर दिया है 2 सेंटीमीटर, एफ दिया है आपका 4 डाइन। ठीक है, और अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो F1 मान लेते हैं। तो चूंकि कूलम्ब्स लॉ से बल होता है विद्युत बल, चूंकि F बराबर, चूंकि कूलम्ब्स लॉ से अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इंग्लिश वाले लिख लेंगे कि बिफोर कनेक्टिंग टू द वायर ऑफ बोथ स्पेयर, आपका लिख लेंगे, उसके बाद आप इसको बनाएंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R², यही होते हैं। F का वैल्यू कितना है तो आप कहोगे सर F1, और F1 का वैल्यू 4 है। देखिए ये किस में है, जरा गौर से देखिए। ये आपका फोर्स जो है वो डाइन में है, फोर्स डाइन में है। ये आपका डिस्टेंस जो है वो आपका सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर का मतलब कि ये भी सीजीएस यूनिट सिस्टम में है और ये भी सीजीएस में है। डाइन भी न्यूटन में रहता तब ना ऐसा ही होता, आपका डिस्टेंस ये भी सीजीएस और ये भी सीजीएस। तो जब ये दोनों सीजीएस है तो के का वैल्यू सीजीएस में भी रखे, तो के का वैल्यू सीजीएस में 1 होता है। अभी हम बताए थे जस्ट पहले के का वैल्यू, के मतलब के व्हाट इज के, तो के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू एसआई में 9 × 10⁻⁹ होता है और सीजीएस में 1 होता है। ये बात
गांठ बांध लीजिएगा, कई बार आपको पूछा जाता है। अब अगर बात करें कि Q1, अब Q1 की बात करें तो Q1 की जगह पर आपका QA है और Q2 के जगह पर QB है। अब बटा में डिस्टेंस की बात करें तो 4 यानी 2 का स्क्वायर। अब देखिए हमने कहा था ना कूलम्ब लॉ में फोर्स में कभी भी साइन नहीं लेते, प्लस और माइनस साइन नहीं लेते, तो आपका इतना, आपका 4 बराबर आपका हो जाएगा QA इंटू QB, अब बटा में 4, तो आपका QA इंटू QB बराबर, ये गुणा करोगे तो 16 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये बताइए, अब आफ्टर कनेक्टिंग टू द वायर, आफ्टर कनेक्टिंग टू द वायर द्वारा कनेक्शन का। अच्छा तू बताओ बच्चों, कहोगे कि सर क्या बात है सर, अगर 2 वायर, अच्छा तू ही बता कि अगर यहाँ पर 2 कूलम प्लस है और यहाँ पर -1 कूलम है तो अट्रैक्शन होगा ना। -1 कूलम का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और प्लस कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन कम होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, तो कमी होगा तो प्लस और अधिकता होगा तो माइनस। ठीक, कमी होगा तो प्लस और अधिकता होगा तो माइनस। तो इस पर इलेक्ट्रॉन लेस है और इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो जैसे ही वायर द्वारा इसको कनेक्ट करोगे तो जहर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए उधर की ओर आएगा। अब बताओ कि 2 ठो रूम है और 2 ठो रूम में आपको पता है कि एटम में जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, लेकिन आपका 2 रूम में आपका चेयर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन को बैठने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन को बैठने के लिए चेयर लगा हुआ है। अब प्रश्न उठा कि जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन को बैठने के लिए चेयर लगा हुआ है, तो अब कहेगा कि किसी भी आपका एटम है, अब एयर का इलेक्ट्रॉन कमी है, मतलब एयर का कुल चेयर खाली है। एयर वाला रूम में चेयर जितना भरा था तो पहले से भरले था, आपका मान लेते पहले से भरले था, इसमें 2-3 गो और इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि 2-4 गो मेहमान थे और 4 गो मेहमान और भरले थे कि चेयर पर बैठले थे और 4 गो मेहमान और एक्स्ट्रा आ गए, इसमें 8 गो मेहमान हो गए, यानी 8 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन का जगह है, 8 गो इलेक्ट्रॉन है। तो वह देखेगा कि हर कुर्सियां खाली है, तो वह हर की ओर भागेगा कि नहीं भागेगा, और भागेगा ताकि इसको भी वो फुलफिल कर सके। तो अब बताइए कि अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो आपको अगर दोनों को वायर द्वारा कनेक्ट करेंगे तो जिधर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है यानी निगेटिव है, उधर से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर भागकर दोनों ओर के चार्ज को बैलेंस करके इक्वल कर देगा। कहता है कि आपका वायर द्वारा कनेक्ट करने के बाद, जैसे ही वायर द्वारा कनेक्ट करेंगे तो वायर द्वारा कनेक्ट कर देंगे तो आपका जिधर से जब चार्ज है, तो अब दोनों और चार्ज सेम हो जाए, तो इस पर भी मान लेते हैं Q डैश और इस पर भी Q डैश, और ये है A और ये है B। यानी आफ्टर कनेक्शन टू द वायर, कनेक्शन के वायर के बाद चार्ज ऑफ A इज इक्वल टू चार्ज ऑफ B, A और B का चार्ज इक्वल हो गया और उसको Q डैश मान लेते हैं। अब जब दोनों Q डैश हो गया तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के नियम से, क्या कहता है आवेश संरक्षण का नियम? कहता है कि चार्ज ट्रांसफर के पहले टोटल चार्ज बराबर ट्रांसफर के बाद टोटल चार्ज, यानी टोटल चार्ज कब इनिशियल बराबर टोटल चार्ज कब फाइनल, यानी पहले का चार्ज और बाद का चार्ज सेम होगा। पहले का चार्ज और बाद का चार्ज सेम होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से पहले का चार्ज और बाद का चार्ज सेम हुआ, तो पहले का चार्ज हो गया Q1 QA अब प्लस अब माइनस QB, अब बाद का चार्ज हो गया Q डैश, इस पर Q डैश और इस पर भी Q डैश। यानी अगर कहे तो Q डैश बराबर, अगर बात करें तो Q डैश बराबर, कहोगे सर Q डैश 2Q डैश, तो Q डैश बराबर QA अब माइनस QB
अब बटा में 2, क्यू ए माइनस क्यू बी बटा में 2, यानी हम कह सकते हैं क्यू ए माइनस क्यू बी बराबर 2 क्यू डैश। इतना क्या लिखना है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, इसको बढ़ाएंगे नहीं हम इसको बढ़ाएंगे ही नहीं ना, हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ कहें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्यू ए माइनस क्यू बी बराबर 2 क्यू डैश, इक्वेशन नंबर 2। 1 माने थे, इसको 2 माने। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ध्यान देना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखिए, इसमें कई थ्योरी है, कूलम्ब्स लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, ये सभी चीजें सीखना है आपको, और यही चीज तो हमें सिखाना है, यही चीजें तो आपको न्यूमेरिकल में देखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्वेश्चन कि अब वायर को हटा लो, अब वायर को हटा लेंगे आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन, वायर को कनेक्शन के बाद ये है ए और ये है बी, और ए पर भी चार्ज क्यू डैश और बी पर भी चार्ज क्यू डैश, और दोनों के बीच का अब फोर्स जो है वह F2 है मान लेते हैं, और डिस्टेंस वही है R बराबर 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस में कम बेसी करें, डिस्टेंस जो करते हो छोड़े, डिस्टेंस हमारे क्वेश्चन में नहीं करते रहे। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। अब आपका यहां से अगर आगे बढ़े तो रिजल्ट क्या बनने जा रहा है, कूलम्ब्स लॉ से अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से अगर बात करें तो आपका कहोगे सर F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर, तो F का वैल्यू जो है F2 है और वो 2.25 है, ये 1 इसका, और ये भी Q डैश गुणे Q डैश अब बटा में R यानी 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया, इधर गुणा हो जाएगा, तो Q डैश का होल स्क्वायर बराबर, इसको देखो Q डैश का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 इंटू 2.25, गुणा करोगे तो आप कहोगे सर Q डैश बराबर √9, यानी Q डैश बराबर 3, इक्वेशन नंबर Q डैश बराबर 3। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 तो QA माइनस QB बराबर 3, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर। देखिए आपका क्वेश्चन ये था कि अगर कहता है कि दो ठो स्पेयर है, दोनों स्पेयर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और अट्रैक्शन फोर्स 4 डाइन का, ठीक है, 4 डाइन का है, तो हमने दोनों का आपका QA और QB का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, दोनों का प्रोडक्ट 16 है। अब कहता है कि दोनों को, अब कहता है कि दोनों, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि दोनों स्पेयर को एक वायर द्वारा कनेक्ट कर दो, तो वायर कनेक्शन से क्या होगा कि जिधर चार्ज ज्यादा होगा उधर से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर ट्रांसफर होगा और दोनों के चार्ज को इक्वल कर देगा। जब दोनों के चार्ज को इक्वल कर देगा, चूंकि स्पेयर सिमिलर है तो चार्ज इक्वल हो जाएगा, और जब दोनों का चार्ज इक्वल हो जाएगा, चार्ज ऑफ ए और चार्ज ऑफ बी दोनों इक्वल हो गया, जब इक्वल हो गया तो संरक्षण का नियम कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि पहले का टोटल चार्ज और बाद का टोटल चार्ज इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, QA माइनस QB बराबर 2Q। अब QA माइनस QB बराबर 2Q मिल गया, तो इसका मतलब QA माइनस QB बराबर 2Q और 2Q डैश, और Q डैश का वैल्यू हमारा आया कितना। अब कहता है कि वायर को कनेक्शन करने के बाद फिर वायर को हटा दिए, तो वायर अब हटा दिए, देखो वायर हट गया। अब वायर हटने के बाद अब इसके बीच में अट्रैक्शन नहीं, अब इसके बीच में आपको रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, F2 रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव क्यों है, क्योंकि अब दोनों पर सेम हो गया, अब दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स है बुआ, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहा है, एक दूसरे को रिपल कर रहा है, कितना फोर्स है, 2.25 से, मतलब अब दोनों पर चार्ज सेम है तभी तो, या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा। अब सेम चार्ज हो गया तो एक दूसरे को रिपल करने लगा, तो अब फोर्स इतना है, तो फोर्स इतना है, तो अब बताइए कनेक्शन के पहले का फोर्स आपका 4 डाइन था, कनेक्शन के बाद का फोर्स आपके क्वेश्चन में 2.25 डाइन है, और जब 2.25 डाइन है, कनेक्शन के बाद आपका रिपल कर रहा है, तो बताइए कनेक्शन के बाद का चार्ज निकाले तो 3 आया, तो QA माइनस QB निकाले तो 2 इंटू Q डैश, और 2 इंटू Q डैश करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 दूना के 6,
3 दूना के 6 आपका हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 से आ जाओगे तो आपका क्यू ए माइनस क्यू बी बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6। अब समझ जाएगा ना। अब इतना हो गया तो हम लिख सकते हैं क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर, आपका क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट, मैथमेटिक्स थोड़ा जानते हो, क्यू ए माइनस क्यू बी का होल स्क्वायर आप प्लस 4 क्यू ए इंटू क्यू बी, प्लस 4 क्यू ए इंटू क्यू बी। थोड़ा सा अगर कट रहा होगा तो हम थोड़ा इधर दबा के लिखते हैं, इधर आपका दबा के लिखते हैं, यानी आपका हो जाएगा, देखो देखो देखो, आपका क्यू ए प्लस क्यू बी, अगर हम एक क्यू ए माइनस क्यू बी दिया है तो क्यू ए प्लस क्यू बी हम निकाल सकते हैं अंडर रूट। देखिए क्यू ए प्लस क्यू बी का होल स्क्वायर की बात करें, अगर होल स्क्वायर कहें तो आप लिख सकते हो क्यू ए माइनस क्यू बी का होल स्क्वायर आप प्लस 4 क्यू ए इंटू क्यू बी, इतना लिखा जा सकता है। नहीं लिख सकते हैं क्या? इतना लिख सकते हैं। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस क्यू ए क्यू बी आएगा, तो माइनस इसमें घटाओगे इसमें तो आपका 2 क्यू, मतलब इतना को सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। अब इतना आएगा तो यहां से हम लिख सकते हैं क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर, अब बोलो अंडर रूट, स्क्वायर हटा दोगे अंडर रूट, देखो ये कितना हो जाएगा तो क्यू ए बी माइनस 6, तो 6 का स्क्वायर 36 आप प्लस 4 गुणे, ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर आप प्लस 4 गुणे आपका क्यू ए इंटू क्यू बी, देखो कितना आया तो 16, 16 चौके 64 और 36 कितना हो जाएगा, 64 और 36 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर 36 और 64 आपका 100, 100 का वर्गमूल करोगे तो 10, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो क्यू ए माइनस क्यू बी बराबर 6, क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर 10। अब दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर दोगे तो आपका क्यू ए और क्यू बी का अलग अलग वैल्यू निकल जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि इतना अब बना चुके हो, अब हमें थोड़ा सा मिटाना होगा इसको, और ताकि आप इतना राइट डाउन कर लिए, और इतना राइट डाउन कर लिए तो इसको हम मिटाते हैं और इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ को सोल्व कर दें तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर पर आप पहुंच जाओगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड प्लस 4 क्या हो गया, तो क्यू ए माइनस क्यू बी बराबर 6 और क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर 10 सोल्व करोगे ये कटेगा, 2 क्यू ए बराबर आपका 16, तो क्यू ए बराबर 16/2 यानी 8 ESU, क्योंकि सब देखिए सब डाइन सब सीजीएस में था, तो ESU या स्टेट कूलम भी कह सकते हैं, स्टेट कूलम भी कहा जा सकता है। एंड क्यू ए प्लस क्यू बी बराबर फ्रॉम इक्वेशन 4 में रख दो आपका 10, यानी क्यू ए का वैल्यू कितना 8 प्लस क्यू बी बराबर 10, तो आपका क्यू बी बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस 8 बराबर 2 ESU, 2 ESU हो गया। 1 मिनट, अब आप इतना देख लिए, यानी क्यू ए का वैल्यू आपका इतना आया, ये आपका हो गया आंसर, क्यू ए का वैल्यू यानी इनिशियल चार्ज इतना और क्यू बी का वैल्यू इतना। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और हम उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत अच्छी तरह से आप सीखे होगे और बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होगे। तो आपको क्लियर हुआ। इसमें देखिए क्या लगा, कूलम्ब्स लॉ लगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा। जब भी दो बॉडी को अगर दोनों पर चार्ज अलग अलग हो और दोनों बॉडी सिमिलर हो तो दोनों को कनेक्ट करोगे तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों पर इक्वल ना हो जाए, और जैसे ही इक्वल हो गया तो पहले आपका दोनों पर चार्ज एक प्लस और एक माइनस था तो फोर्स आपका 4 डाइन लग रहा था, और जब वायर से कनेक्ट कर दिए तो वायर से कनेक्शन के बाद अब आपका फोर्स 2.25 लगने लगा। तो वायर कनेक्शन करने के बाद दोनों पर चार्ज इक्वल हो गया, ये भी क्यू डैश ये भी क्यू डैश। हमने रिलेशन निकालकर इसका कैलकुलेशन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और, बाकी लोग जितने हैं ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन इसके बारे में हमें कमेंट में भी आया था, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि सर इस क्वेश्चन को आप डील करें, इस क्वेश्चन को बताएं, तो हमने आपको इस क्वेश्चन को डील किया, बताया। अब उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ उठाओगे, इसका फायदा उठाओगे। चलिए बाकी हम आगे मिलेंगे।